2 अप्रैल 2011 वानखेड़े स्टेडियम का मैदान। एमएस धोनी ने एक ऐसा जादुई छक्का लगाया जिसको देखकर हर भारतीय नागरिक खुशी से झूम उठा और हर किसी के आंखों में खुशी के आंसू थे। एमएस धोनी की वो मैच विनिंग पारी, गौतम गंभीर के वो 97 रन, शायद यही वजह थी कि इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप का वो फाइनल मैच अपने नाम कर लिया था। और उस वर्ल्ड कप को देखकर तो हमें यही लग रहा था कि यही गोल्डन एरा आने वाले 4-5 साल तक तो चलने ही वाली है। पर ऐसा आखिर क्या घट गया कि 2011 वर्ल्ड कप के हीरोज और हमारे मैच विनर्स वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह कभी हमें आपस में इतना ज्यादा खेलते हुए नहीं दिखे, और जो 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली थी वो प्लेइंग 11 हमें वापस कभी भी इंडिया के लिए खेलती हुई नहीं दिखी। तो क्या एमएस धोनी सच में इन सबको बाहर करने के पीछे थे? उनका कोई पर्सनल एजेंडा था, या फिर इनकी परफॉर्मेंसेज और इनका रुतबा इतना कम हो गया था कि कुछ टाइम बाद बीसीसीआई ने इनको खुद से हटाने का सोचा? आइए जानते हैं। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। Me and Mahi are not close friends. मैं धोनी से मेरी बात नहीं होती, 10 साल से भी ऊपर हो गई। इवन एमएस धोनी जब कप्तान बने, ये किसी के बाप की टीम नहीं है, यहाँ जो डिजर्व करता है वही खेल। बट मुझे ये थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मैं शायद उन 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप हो गया। 2011 वर्ल्ड कप की उस स्क्वाड से काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने ओपनली अपनी फ्रस्ट्रेशन जताई है या फिर एक डिससैटिस्फैक्शन जताया है कि वो उस वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के लिए उतना ज्यादा नहीं खेल पाए। एमएस धोनी ने उनके एफर्ट्स को इतना ज्यादा नहीं सराहा, जिसके चलते वो टीम इंडिया के लिए उस वर्ल्ड कप के बाद उतना ज्यादा नहीं खेल पाए। हर कोई इस बात से काफी मायूस रहा, और ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, कहीं ना कहीं आज भी उनके मन में या उनके दिल में वो खटास है कि वो टीम इंडिया के लिए उतना ज़्यादा नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। चाहे इसमें हम बात सबसे पहले गौतम गंभीर की कर लें या युवराज सिंह, हरभजन सिंह, कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका करियर शायद उस 2011 वर्ल्ड कप के बाद और ज़्यादा चल सकता था, पर कुछ रीजंस की वजह से इंटरनल या एक्सटर्नल वो करियर बहुत जल्दी ख़त्म हो गए। जब भी हम 2011 वर्ल्ड कप की जीत के बारे में सोचते हैं तो वो एमएस धोनी का विनिंग शॉट और वो रवि शास्त्री की आइकॉनिक लाइंस, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड, ये हमें सबसे पहले याद रहता है, और उसके बाद ही हम किसी और खिलाड़ी की बात करते हैं। शायद यही खटास है इन सब खिलाड़ियों में कि जब भी 2011 वर्ल्ड कप जीतने की बात आती है तो सबसे पहले एमएस धोनी की ही क्यों बात होती है? क्या ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं थे क्या टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में? क्या इन प्लेयर्स ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी धोनी ने करी? तो ये सारी बातें हैं जो इन प्लेयर्स के मन में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, और जब भी एमएस धोनी को क्रेडिट दिया जाता है 2011 वर्ल्ड कप जिताने में, तो ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल महसूस करते ही हैं। तो सबसे पहले गौतम गंभीर की अगर बात करें, उन्होंने काफ़ी बार वोकली कहा भी है कि सिर्फ एमएस धोनी ने अकेले वर्ल्ड कप नहीं जिताया, पूरी टीम का एफर्ट था। चाहे वो युवराज सिंह की मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाली परफॉर्मेंस हो, जहीर खान की लीडिंग विकेट टेकर वाली परफॉर्मेंस हो, या फिर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर ने जो अहम पारियां खेली थी, उन सब का योगदान है कि टीम इंडिया कंसिस्टेंटली अच्छा करती रही और अंत में आके उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आइए अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और भी कई सारे खिलाड़ी जो शायद और खेल सकते थे, इनसे मूव ऑन करने का आखिर एमएस धोनी ने क्यों सोचा, और कब से उन्होंने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी कि वो नए और थोड़े यंग खिलाड़ियों को मौका देने वाले हैं और शायद इन सीनियर्स की टीम में उतनी जगह ना बने। सबसे पहले 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था, और हम सबको तो यही लग रहा था एज इंडियन फैंस कि ये सारे खिलाड़ी तो अभी कुछ टाइम तक बिल्कुल साथ खेलने वाले हैं और हमें अभी भी टीम इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। पर इसके बाद आता है 2011 में इंडिया बनाम इंग्लैंड की एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसमें टीम इंडिया 4-0 से वाइट वॉश हो जाती है, और उसमें कई सारे खिलाड़ी जैसे कि वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, गौतम गंभीर हो, या फिर हम बात करें जहीर खान जो बीच सीरीज में इंजर्ड हो गए थे, इन सब का बहुत ही मीडियोकर और लो लेवल का परफॉर्मेंस था, जिसके चलते टीम इंडिया इंग्लैंड में 4-0 से वाइट वॉश होकर आ गई। साल 2011 के अंत में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया 4-0 से वाइट वॉश हो गई,
गई जहां पर सीनियर खिलाड़ियों का इतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इस सब के बाद MS धोनी पर वैसे ही काफ़ी प्रेशर आ गया था कि एक तो वो अपनी टेस्ट कप्तानी छोड़े, क्योंकि उस टाइम के सेलेक्टर मोहिंदर अमरनाथ तो बिल्कुल ये चाहते थे कि MS धोनी टेस्ट की कप्तानी तो छोड़ ही दे और लगे हाथ शायद ODI की भी छोड़ दें, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल उनकी कप्तानी में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग तरीके से टीम इंडिया एक ही साल के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह हार कर आ रही है। अब बारी आ जाती है असली सीरीज जिसने शायद इस खेल को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, और वो था 2012 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज। कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज एक ट्राई सीरीज है जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर। वहाँ टीम इंडिया एज डिफेंडिंग चैंपियंस आ रही थी इस टूर्नामेंट में, क्योंकि 2008 में जब ये लास्ट टूर्नामेंट खेला गया था MS धोनी की युवा सेना ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल चौंका दिया था और एक प्राइम ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में वो मात देकर आ रहे थे। अब 2012 में ये टूर्नामेंट होने वाला था जिसमें ऑन पेपर तो इंडिया का स्क्वाड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और लग रहा था कि शायद टीम इंडिया फाइनल्स तक तो जा सकती है, बट वहाँ पर हमें कुछ ऐसे चेंजेस या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ देखने को मिली जो MS धोनी ने खुद डिज़ाइन करी थी या फिर वो खुद चाहते थे कि अब वो इस टीम में फॉलो हो, जो कि इन सारे सीनियर्स को बिल्कुल रास नहीं आया। गौतम गंभीर ने तो ओपनली बोल दिया था जो रोटेशन पॉलिसी वो 2012 में लेकर आए थे वो बिल्कुल सेंसलेस थी और उसका बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि MS धोनी हमेशा से एक विजनरी कप्तान रहे हैं और 2012 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज से उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और अब वो ये चाह रहे थे कि थोड़े यंग खिलाड़ियों को ट्राई किया जाए और वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर का जो टॉप 3 था उसमें थोड़े बदलाव हुए जाएं और इनको रोटेशन बेसिस पे खिलाया जाए, जिसका मतलब ये है कि ये खिलाड़ी सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इनको कंडीशनली खिलाया जाएगा और सिर्फ कुछ ही मैचेस में इनका यूज होने वाला है। ये बात इन तीनों खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल नहीं बैठी। खैर सचिन तेंदुलकर तो हमें 2015 वर्ल्ड कप में वैसे ही खेलते हुए नहीं दिखे, बट वो इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहीं पे जब हम गौतम गंभीर की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे कि अगर आप 2015 वर्ल्ड कप के लिए किसी को 2012 में ही कह रहे हो कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा या आप उनके प्लान्स में नहीं हो, तो ये इससे शॉकिंग बात तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो एक बहुत ही अजीब सा माहौल बन गया था उस पूरी CB सीरीज में इंडियन टीम के कैंप में, जहाँ MS धोनी खुद इतना खुश नहीं थे प्लेयर्स से और फिर उन्होंने मीडिया में जाकर ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और ये खिलाड़ी जितने भी हैं इनकी फील्डिंग स्लो है एंड दे आर रियली स्लो एज फील्डर्स, और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े ग्राउंड्स में इस वक्त हमें यंग और एथलेटिक प्लेयर्स चाहिए जो कि अच्छी फील्डिंग करें और फील्डिंग से मैचेस बनाए टीम इंडिया के लिए। तो ये बात तो सीनियर्स के साथ बिल्कुल नहीं बैठी और एक अलग ही इनसिक्योरिटी और MS धोनी के खिलाफ एक अलग फीलिंग इन सारे खिलाड़ियों को आनी शुरू हो गई। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर का खुद ये कहना था कि उनको तो मीडिया से जाकर पता चलता था कि वो उनको स्लो फील्डर्स बोल रहे हैं या फिर उनको टीम में नहीं चाहते। एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप था यहाँ पर MS धोनी का अपने सारे प्लेयर्स के साथ, और कहीं ना कहीं शायद ये एक रीज़न बन गया कि इन प्लेयर्स में MS धोनी के लिए एक खराब फीलिंग या फिर एक खटास वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई। काफ़ी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी हमने देखा था जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने एक बहुत अच्छी कैच ली थी और उन्होंने खुद कहा था नाउ यू सी माई कैच एंड नाउ यू सी मी एज अ फील्डर, क्योंकि उनको बोला जा रहा था कि कैसे वो एक स्लो फील्डर है और उनकी फील्डिंग कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है मैच में। इस सबको उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर के मन में एक ऐसी फीलिंग आई कि हमें ये बातें क्यों नहीं बताई जा रही और हमसे डायरेक्टली क्यों नहीं बात करी जा रही इस बारे में, और मीडिया जब क्वेश्चन उठा रहा है हमें तभी ये बात पता चल रही है। तो ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन हो गई थी इस वक्त पूरे टीम इंडिया में। बट एक जो अच्छी बात हो रही थी इस पूरे CB सीरीज में टीम इंडिया के लिए वो ये थी कि विराट कोहली एक बहुत बढ़िया यंगस्टर निकल कर आ रहे थे और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी पारी खेल दी जो शायद आज भी अपने करियर में कोई नहीं खेल सकता। 133 रन उन्होंने बनाए थे 86 बॉलों में, वो भी श्रीलंका की प्राइम बॉलिंग अटैक के सामने जिसमें लसित मलिंगा अपनी पीक पर थे, और उनको इतनी बुरी तरह यहाँ पे मारा विराट कोहली ने कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि एक यंग सा खिलाड़ी एक एक्सपीरियंस प्राइम गेंदबाज को खेल रहा है। उन्होंने उनके ओवर में 6 चौके भी जड़े और 40 ओवर में टीम इंडिया को मैच जीतना था अगर उनको उस CB सीरीज में जीवित रहना था। विराट कोहली ने 133 रन बनाए और 37वें ओवर में ही 320 रन का टारगेट चेज करवा दिया, और वहां से हमें पता लगना शुरू हुआ कि विराट कोहली अब काफ़ी साल तक इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट की सेवा करने वाले। रविचंद्रन अश्विन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करा जा रहा था क्योंकि ये बातें भी काफ़ी सामने आ रही थी कि MS धोनी अपने टीम में
एक सीएसके कोटा यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको वो उतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन यंगस्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बैक करा गया था उस टाइम, और उस टाइम देखकर तो ये लग रहा था कि अब शायद हरभजन सिंह को उतने मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी जगह एक यंग और टैलेंटेड ऑफ स्पिनर आ चुके हैं जो शायद हरभजन की जगह इस टीम में ले चुके हैं। तो हरभजन सिंह, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए इतना करा है, 400 से अधिक विकेट्स लिए हैं और 2011 वर्ल्ड कप में भी उनका बहुत अहम योगदान था, और इससे पहले जितने भी टीम इंडिया ने हिस्टोरिक मुकाबले खेले सब में उनका कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर था, वो एकदम से बाहर हो जाते हैं और उनसे भी ऐसा कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक खटास बैठ गई, और युवराज ने तो ये पब्लिकली कह दिया था कि उस टाइम शायद MS धोनी का फेवरेट खिलाड़ी सुरेश रैना था और शायद तभी उनको उतने ज़्यादा मौके मिल रहे थे, क्योंकि युवराज सिंह को लगता था कि उस टाइम वो परफॉर्मेंसेज अच्छी दे रहे थे, डोमेस्टिकली अच्छा कर रहे थे और सब चीज़ें कर रहे थे, बट फिर भी क्योंकि उस टाइम सुरेश रैना टीम में सेट हो चुके थे तो शायद युवराज सिंह को वो मौके नहीं मिले। पर उन्होंने खुद ये बात कही कि हर कप्तान का अपना कोई फेवरेट प्लेयर होता है और वो उसको कभी ना कभी तो बैकिंग देता ही है। इस केस में MS धोनी के लिए वो सुरेश रैना थे, और शायद युवराज सिंह कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा तो मायूस थे कि क्यों सुरेश रैना को उनके ऊपर प्रेफर किया जा रहा है। तो क्या सच में इन सब को बाहर करने के पीछे MS धोनी ही थे? क्या उन्होंने ये इंटेंशनली किया है, जानबूझकर किया है, या फिर इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ऐसी हो गई थी, या फिर टीम डायनामिक्स उस टाइम ऐसे थे कि हमें कुछ नए प्लेयर टीम इंडिया के लिए चाहिए थे? कि क्रिकेट कभी भी इमोशंस पर नहीं चलती है, इतना फास्ट इवॉल्विंग स्पोर्ट है ये, जहां पर पास्ट की अनफॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा वैल्यू रहती नहीं है, क्योंकि अगर वो खिलाड़ी प्रेजेंट में अच्छा नहीं कर रहा है तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस खिलाड़ी ने पहले आपके लिए क्या क्या किया हुआ है और पहले कितने टूर्नामेंट्स जिताए हुए हैं। शायद यही केस था इन सब सीनियर खिलाड़ियों के साथ कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद नेचुरली शायद इनकी परफॉर्मेंस डिप होने लग गई, जहां हमने गौतम गंभीर को देखा कि 2007 से 11 तक उनकी ODIs में 45 की एवरेज थी, जो कि 2012-13 में 26-27 तक आ गई थी। तो एक ऐसा डाउनफॉल गौतम गंभीर को भी देखने को मिला, जहाँ 2007 से 11 तक वो अपने करियर के पीक पे थे, चाहे वो ODI क्रिकेट हो, T20I क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, हर जगह वो टीम इंडिया के लिए रन्स बना रहे थे और अपनी पोजीशन उन्होंने एज एन ओपनर या फिर नंबर 3 में बिल्कुल सेट ही करके रख ली थी। गौतम गंभीर बहुत कुछ अचीव कर रहे थे उस टाइम अपने करियर में, चाहे वो 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में 75 रन की मैच विनिंग पारी हो, 2009 में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वाली परफॉर्मेंस हो, या फिर 2011 वर्ल्ड कप में तो फाइनल में जो उन्होंने 97 रन की पारी खेली थी, जिसकी अनफॉर्चुनेटली उतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। एंड इसके अलावा और बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे गौतम गंभीर के जो इस पीरियड में आए थे। पर जब हम 2012 से 13 के बीच बात करते हैं तो गंभीर का स्ट्राइक रेट गिरा, परफॉर्मेंस गिरी, एवरेज गिरी, सब कुछ गिरना शुरू हो गया, और उस टाइम पर कुछ ऐसे यंगस्टर्स टीम इंडिया में आ रहे थे जो कि इतना अच्छा कर रहे थे कि उनको इग्नोर करना तो काफ़ी मुश्किल ही हो गया था। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, हर कोई इतना अच्छा खेल रहा था उस टाइम, और रोहित शर्मा तो तब एक मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी थे जिनका पोटेंशियल उतने अच्छे से यूज़ हो भी नहीं रहा था। विराट कोहली CB सीरीज से लेके एशिया कप तक हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे जिसको बिल्कुल भी कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता था। अब इन सीनियर खिलाड़ियों की जगह तो एकदम यहाँ पे मुश्किल में आ गई, क्योंकि यंगस्टर्स इतना अच्छा कर रहे थे और एक नेचुरल ट्रांजिशन का टाइम आ गया था इस वक्त टीम में, जहाँ पर हमें थोड़े से यंग खिलाड़ियों की तरफ देखना था और एक ऐसी टीम की तरफ देखना था जो आने वाले कई सालों तक इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकते हो। MS धोनी का भी शायद उस टाइम पे एक ये विजन था कि शायद ये खिलाड़ी 2015 वर्ल्ड कप तक खेल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि फॉर्म, फिटनेस और अभी काफ़ी चीज़ें उनके साथ बिल्कुल नहीं है। MS धोनी ने एक ऐसा टैक्टिकल पंट खेला कि उन्होंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन सारे सीनियर खिलाड़ियों को बाहर किया और एक सिग्नल दे दिया कि अब ये टीम किस डायरेक्शन में जाने वाली है। रोहित शर्मा, जिन्होंने कभी शायद ओपन करा होगा अपने करियर में, उनको 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में बोला गया कि वो ओपन करेंगे, और उस टाइम पे उनके इस डिसीजन को सेलेक्टर्स ने भी काफ़ी अपोज किया और बोला कि MS धोनी तो अपनी चला रहे हैं, बहुत ही गलत कॉल ले रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप विनिंग हीरोज़ हैं जिनको बाहर करा जा रहा है। विराट कोहली में तो उन्होंने शुरू से ही बहुत टैलेंट देखा था और कई बार उन्होंने तो ये कहा है कि जब विराट कोहली का करियर ख़त्म हो जाएगा तो उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके स्टैंड्स बनेंगे, उनके पुतले बनेंगे और उनकी ग्रेटनेस को सेलिब्रेट किया जाएगा कि इन सीनियर्स का सफ़र इंडियन टीम में ख़त्म ही हो। शिखर धवन उस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे थे और उन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पे तो 187 की पारी खेल दी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसने दिखा दिया था कि शिखर धवन काफ़ी साल तक इंडिया के लिए अब खेलने वाले हैं।
इसके अलावा रोहित शर्मा को भी एज एन ओपनर प्रमोट करने को देखा जा रहा था, क्योंकि उनके अंदर जो बॉल को कट करने की, पुल करने की एबिलिटी थी, उसका शायद फुल यूज़ अभी तक नहीं हो रहा था। और एम एस धोनी ने सोचा था कि अगर रोहित शर्मा को ओपन करा दिया जाए तो शायद वो कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। जब से 2013 से रोहित शर्मा एक ओडीआई ओपनर बने, उनका करियर कहां से कहां पहुंच गया। तो एक ऐसा विजनरी लीडर जो सब कुछ देख सकता था और हीरे को तराशना जानता था, शायद एम एस धोनी ये काम बहुत अच्छे से जानते थे। इसी वजह से उन्होंने उस टाइम पे एक ऐसा रिस्क लिया जिसको सब कह रहे थे कि ये शायद बहुत बुरी तरह बैकफायर कर सकता है। उस टाइम सारे सेलेक्टर्स धोनी के खिलाफ थे, बस एक एन श्रीनिवासन थे जिनसे एम एस धोनी को काफ़ी ज़्यादा बैकिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था, क्योंकि वो चेन्नई सुपर किंग्स के भी ओनर थे और इंडिया सीमेंट्स जो चेन्नई सुपर किंग्स को ओन करता है उसके भी ओनर रहे थे। तो एक पर्सनल बॉन्ड, एक पर्सनल कनेक्शन ज़रूर था एन श्रीनिवासन का एम एस धोनी से, और वो उस टाइम बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने वीटो पावर लगाई थी और एम एस धोनी को कप्तानी से सैक होने से बचाया था। हर सेलेक्टर ये चाहता था कि एम एस धोनी बिल्कुल अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दे, क्योंकि 2011-12 में जिस तरीके से टीम वाइट वॉश हुई थी, 2012 के सीबी सीरीज और एशिया कप में जिस तरीके से बाहर हुई थी, हर किसी को लग रहा था कि शायद धोनी का एरा खत्म हो चुका है और उनमें वो कप्तानी वाली बात नहीं रही है। पर वो एन श्रीनिवासन ही थे जिन्होंने धोनी को बचाया और ये बोला कि एम एस धोनी ही इस टीम के कप्तान रहेंगे, उनको फुल पावर दे दी जाएगी, जैसी टीम वो बनाना चाहते हैं वही फॉलो होगी। तो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली थी एम एस धोनी को जो उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा थी, और शायद यही बात बाकी सीनियर्स के साथ नहीं बैठी कि एम एस धोनी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है फेवरेटिज्म के चलते, और शायद इसी वजह से एम एस धोनी इन खिलाड़ियों को बाहर कर दें। अगर हम यहाँ पर बात करें हरभजन सिंह की, तो उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में अपना नाम बना ही रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, तो उनकी जगह तो अल्टीमेटली रविचंद्रन अश्विन आ ही रहे थे। और 2013 में भी एम एस धोनी की कप्तानी में रविचंद्रन अश्विन ने सीएसके के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। रविंद्र जडेजा की भी यही बात थी कि 2013 से वो आईपीएल में अच्छा कर रहे थे और 2013 से वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट खिलाड़ी बनते जा रहे थे टीम इंडिया के लिए। तो इरफान पठान हो गए, हरभजन सिंह हो गए, इन जैसे खिलाड़ियों की जगह कहीं ना कहीं चली गई और इन नए खिलाड़ियों को एम एस धोनी ने खुद ही मौका दिया। और कहीं ना कहीं इस बात ने भी थोड़ा सा रोल प्ले किया कि ये चेन्नई सुपर किंग्स में ये सारे खिलाड़ी साथ खेलते थे, इसी वजह से शायद एम एस धोनी ने इनको प्रेफर किया। अब ये बात शायद कहीं ना कहीं सच होगी इस वजह से किया, बट एक ऐसा टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक निकला जिसने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को बदल के रख दिया। धोनी हमेशा से एक बहुत ही श्रूड कप्तान माने जाते थे जो कि अपने रिस्की डिसीजंस में बहुत विश्वास रखते थे। हर कोई एम एस धोनी के बड़ा अगेंस्ट था कि यार कैसे वो इन खिलाड़ियों को बाहर कर सकते हैं जिन्होंने जीत जान लगाई थी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में। बट एम एस धोनी ने कहीं ना कहीं ये भी दिखाया कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, वो सारे खिलाड़ियों के एफर्ट्स को कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करते हैं, उनकी बातें करते हैं। बट जिस तरीके से चीज़ें कम्युनिकेट हुई थी या फिर बात करी गई थी, शायद वो एम एस धोनी से एक चूक हो गई कि वो ढंग से इन प्लेयर्स को बता नहीं पाए कि उनके ड्रॉप होने का क्या रीज़न था या फिर टीम किस डायरेक्शन में देख रही है। तो एक ये खटास का रीज़न ज़रूर बन गया इन खिलाड़ियों में कि एम एस धोनी ने ढंग से हमें कभी बताया ही नहीं कि हम क्यों बाहर हो गए टीम से, और हम पूछते ही रह गए, चाहे वो बीसीसीआई का बोर्ड हो या एम एस धोनी हो, कोई भी हमें जवाब इस बात का दे ही नहीं पाया। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, ये लाइन आपने एम एस धोनी से अक्सर सुनी होगी। कुछ ऐसा ही प्रोसेस था एम एस धोनी का जहां पर वो यंगस्टर्स को ट्रस्ट कर रहे थे, और यही खासियत थी शायद एम एस धोनी की कि जिस तरीके से वो अपने डिसीजंस को ट्रस्ट करते थे, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को ट्रस्ट करते थे, वो हमेशा से जानते थे कि वो टीम इंडिया की भलाई के लिए ही सोच रहे थे और यही चाहते थे कि टीम इंडिया आने वाले सालों में भी एक डोमिनेंट टीम बनकर रहे। तभी उन्होंने एक फैसला लिया कि शायद अब सीनियर्स से हमें मूव ऑन करने की ज़रूरत है और कुछ यंग टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका देने की ज़रूरत है जो कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तभी हम आज देख रहे हैं जो करियर शायद रोहित शर्मा का अभी तक रहा है या जो इम्पैक्ट विराट कोहली का वर्ल्ड क्रिकेट पे रहा है, शायद ही ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी खिलाड़ी का रहा हो। तो एक विजनरी काम तो यहाँ पे एम एस धोनी ने कर ही दिया था कि उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन में वो तराश लिया था जो शायद उस टाइम कोई नहीं तराश पाया। इसके लिए उन्होंने 2011 के मैच विनर्स को बाहर किया और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्रोसेस एम एस धोनी ने फॉलो किया था यंगस्टर्स को खिलाने का, 100% वो काम आ गया। और जिस तरीके से उन्होंने यंग खिलाड़ियों को मौके दिए, उनको हाईएस्ट स्टेज पे मौके दिए, उसने तो ये दिखा दिया कि क्यों एम एस धोनी को एक मास्टरमाइंड और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स बोला जाता है, क्योंकि वो जानते थे कि किस प्लेयर की क्या काबिलियत है। उनका क्रिकेटिंग एक्यूमेन ऐसा था जिसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता था। तभी उन्होंने इतने यंगस्टर्स खिलाए चैंपियंस ट्रॉफी में, हर किसी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। चाहे शिखर धवन की बात करें, वो तो गोल्डन बैट का अवार्ड उस साल जीते और उस साल लीडिंग रन स्कोरर बने चैंपियंस ट्रॉफी में, और रविंद्र जडेजा उस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर थे।
विराट कोहली ने भी कई सारी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी 2012-13 के टाइम में और आगे आने वाले टाइम में कि उनकी जगह भी पक्की हो गई। कहीं ना कहीं 2015 वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ ऐसा ही न्यूक्लियस एमएस धोनी बनाना चाह रहे थे, जब तक ये यंगस्टर्स को थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाता। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीत ली और एमएस धोनी ने जो एक रिस्क लिया था हर किसी से अलग सोच के और पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई थी, फिर भी खुद में उन्होंने ट्रस्ट रखा। वो सब आखिर में काम ही आ गया क्योंकि वो जानते थे कि जो भी हो रहा है भलाई के लिए ही हो रहा है। के चलते टीम इंडिया ने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती और जितने सवाल उन पर उठाए जा रहे थे कि वो करियर्स खराब कर रहे हैं अपने सीनियर खिलाड़ियों का, अपने लेजेंड्स का, उन सब बातों पे फुल स्टॉप लग गया और वापस से ये बात होनी शुरू हो गई कि एमएस धोनी जैसा इंडियन क्रिकेट में ना कभी कोई आएगा और ना कभी कोई आ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की ये जीत एक मैसेज था कि अब टीम इंडिया इतने अच्छे से बन रही है और आने वाले टाइम में इस टीम में कभी भी टैलेंट की कमी नहीं होने वाली है। एमएस धोनी का जितना इसमें शुक्रिया करा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पहचान लिया कि कब इस वक्त इंडियन टीम को ट्रांजिशन की ज़रूरत है और आने वाले टाइम में किन खिलाड़ियों की ज़रूरत है और किन की नहीं है। मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स चलती रही टीम इंडिया के, बॉलिंग अटैक में भी कहीं ना कभी हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, बट एमएस धोनी हमेशा से अपने रिसोर्सेज को चलाना जानते थे और जानते थे कि कौन सा खिलाड़ी कब खेलना चाहिए। अब इस सब के चलते काफ़ी चीज़ें अच्छी तो हो गई, टीम इंडिया ने जीतना शुरू किया, टीम इंडिया के यंग खिलाड़ियों ने काफ़ी टाइम तक क्रिकेट को रूल किया, क्रिकेट में अपना नाम तो ज़रूर बनाया, पर ये जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे ये कहीं ना कहीं एमएस धोनी से थोड़ा तो मुंह मोड़ चुके थे। आज अगर हम युवराज सिंह की बात सुनते हैं तो वो खुद कहते हैं कि शायद वो एमएस धोनी के इस वक्त उतना क्लोज नहीं है, चाहे उनके बीच में पर्सनली कुछ बात नहीं है, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस इंपैक्टफुल नहीं है और कुछ टाइम तक आपके रन्स नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी खिलाड़ी है इंडियन टीम में जो आपकी जगह लेने को तैयार है और उसमें मैटर नहीं करता कि कौन सा खिलाड़ी यंग है, कौन सा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि धोनी के सिलेक्शन ने यह दिखा दिया कि और भी खिलाड़ी हैं, इंडियन क्रिकेट कभी रुकता नहीं है और हमेशा एक चेंज की ज़रूरत तो होती है। तो बस एक नेचुरल चेंज था जिसके चलते एमएस धोनी ने डिसीजन लिया, कुछ ऐसा पर्सनल तो नहीं था इसमें, बट ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया, इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया, जो हरभजन सिंह ने कहा था। इनको कभी भी अच्छे से फेयरवेल नहीं मिला बीसीसीआई से, जिसके बारे में खिलाड़ी आज तक काफ़ी मायूस रहते हैं। और कई बार हमने ब्रॉडकास्ट में, न्यूज़ चैनल्स में इन खिलाड़ियों को बात करते हुए सुना है जहाँ पर ये ओपनली बोलते हैं कि सिर्फ एमएस धोनी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, हमारा उसमें बहुत योगदान था, सिर्फ हमारा ही नहीं पूरी टीम का योगदान था और अकेला एमएस धोनी टीम इंडिया को नहीं जिता सकता। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि एमएस धोनी ने इन खिलाड़ियों का क्रेडिट भी चुरा लिया है और बिल्कुल जो भी परफॉर्मेंसेज, नोटेबल परफॉर्मेंसेज इन खिलाड़ियों ने उस वर्ल्ड कप में दी थी, उन सब का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एमएस धोनी ही लेकर जाते हैं। हरभजन सिंह ने तो खुद कहा है कि उनको 8-10 साल हो गए एमएस धोनी से बात करे हुए और उनकी सिर्फ ऑन द फील्ड बात होती थी। पर क्या एमएस धोनी की तरफ से एक कम्युनिकेशन गैप था? शायद हाँ। तो अगर एमएस धोनी ने यह बात ढंग से कम्युनिकेट करी होती इन प्लेयर्स को कि इस वक्त वो टीम इंडिया में क्या देख रहे हैं और क्या वो चाहते हैं, तो तब जाकर इन खिलाड़ियों को थोड़ी शांति मिलती कि एटलीस्ट हमें अपने कप्तान से पता तो चला कि टीम इंडिया इस वक्त क्या चाह रही है और मैनेजमेंट इस वक्त क्या सोच रही है। यही खटास का रीजन बन गया है कि कभी इन खिलाड़ियों को ढंग से पता ही नहीं चला। तो फिर आखिर इस मुद्दे में सच्चाई क्या है? एक तरफ तो हमें देख के लगा कि इन 2011 वर्ल्ड कप के हीरोज के साथ इनजस्टिस हो रहा था, पर अगर हम दूसरे पहलू में देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो देखकर तो ये लग रहा है कि शायद एमएस धोनी ने उस टाइम एक सोचा समझा डिसीजन लिया था जो इंडियन क्रिकेट के लिए काफ़ी फायदा देने वाला था। और यही हमें देखने को मिला कि 2013 में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद आने वाले टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस ही किया। काफ़ी टाइम तक इंडियन क्रिकेट का पूल आज तक काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि एमएस धोनी एक रूथलेस कप्तान थे, क्या वैल्यू दे सकता है और उसी हिसाब से उसकी टीम में जगह बननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें धोनी की श्रूडनेस भी दिखी और कहीं ना कहीं हमें धोनी से लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखा। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या एमएस धोनी ने इंटेंशनली इन सब हीरोज़ के करियर बर्बाद करे थे या फिर ये एक सोचा समझा डिसीजन था, एक प्रैक्टिकल डिसीजन था, क्योंकि वो आगे आने वाले समय में इंडियन क्रिकेट को अनबीटेबल बनाना चाह रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।